ठीक है, 5 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट को समझाएं तथा इससे होने वाली हानियां लिखिए। ठीक है, ये 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। जनसंख्या विस्फोट, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ना। एक तरह का विस्फोट हो रहा है। हम लोग 2 साल पहले 125 करोड़ थे और अभी 135 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। तो क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। उसकी वजह से हानियां क्या क्या होंगी, क्योंकि देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, रहने की ना। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, रहने की, मतलब आवास की। हाँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे आवास बनने लगे, फ्लैट बनने लगे। उन छोटे से आवास में 2 या 3 बंदे रहते हैं या फिर फैमिली के साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आवास की सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे अगर आवास होंगे, आवास बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो खेत हैं वो खेत क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे। खेत के साथ साथ क्या खत्म होंगे, वन खत्म होंगे, है ना। खेत के साथ साथ क्या खत्म होंगे, वन। ठीक है, और वन के साथ फिर जंगल और खेत। मतलब हम टोटल कुल मिलाकर बोलें तो क्या खत्म होगी, धीरे धीरे जमीन, जो खाली जमीन है वो क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, आवासों से भरा जाएगी, मतलब घरों से भरा जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग घर बनाना बंद करें। ठीक है, और जिस घर में रह रहे हैं उसी में रहें। ठीक है, ऐसे शीतल नगर वाले जैसे अच्छे वाले घर में है ना, जैसे शीतल नगर में बन रहा है ना, ऐसे जो घर हैं इनमें भी क्या हो रहा है कि पहले खेत था यहाँ पे, है ना, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो अब क्या हो गया यहाँ पे कि खेत हट गए, अब क्या आ गए, घर आ गए। तो क्या हुआ, जो खेत था, जो जमीन थी, मतलब हमने क्या किया, सिंपल जमीन के साथ साथ पेड़ पौधों के साथ भी खिलवाड़ किया, है ना। तो एक तो जनसंख्या बढ़ने से पहली कंडीशन क्या आएगी, जमीन में आवास की, है ना। दूसरी, जब आप आवास में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी आएगी, खाने की, मतलब खाद्य पदार्थों की। ठीक है, काय की दिक्कत आएगी, खाद्य पदार्थों की। खाद्य पदार्थों की मतलब खाने की। अब अगर किसी फैमिली में कोई, अगर फैमिली जैसे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीब तबके की है ना, और वो लोग रोज अगर जैसे 400 रुपये या 500 रुपये कमाते हैं, उनमें से क्या करते हैं, वो आधे से ज़्यादा तो शराब में खर्च कर देते हैं। आदत होती है, उनका शौक होता है, आदत भी बोल सकते हैं, शौक भी बोल सकते हैं, कि उसमें क्या करते हैं, वो आधे से ज़्यादा जो अपनी कमाई है वो ख़त्म कर देते हैं शराब में। अब इसमें से जो कुछ भी बचता है उसमें से खाने की पूर्ति होती है। अब खाने की पूर्ति इतने जनों में नहीं हो पाती, क्योंकि निचले तबके के जो लोग होते हैं उनमें एक फैमिली में लगभग 8 से 10 बंदे तो होते हैं, 8 से 10 लोग तो होते ही हैं, है ना। अब इतने में खाद्य पदार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती। तो ये भी क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि खाद्य पदार्थों की पूर्ति ना हो पाना। ठीक है, फिर तीसरा, रहन सहन। ठीक है, अगर किसी फैमिली की कमाई जैसे 25,000 रुपये है, बहुत ज़्यादा होगा वैसे, है ना, और अगर उस फैमिली में 12 लोग हैं और कमाई कितनी है, 25,000, तो मतलब 12 लोगों में 25,000 का डिवाइडेशन करेंगे तो रहन सहन, मतलब उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, कम ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर 25,000 कमा रहे हैं फैमिली और फैमिली में 4 लोग हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब रहन सहन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। वो अच्छे से खा सकते हैं, अच्छे से पी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं ना, वस्त्र पहन सकते हैं। ठीक है, सज सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है। ठीक, फिर चौथी दिक्कत क्या आएगी, अब अगर हम बाहर चलें तो सबसे पहली दिक्कत आएगी रोजगार की, है ना। क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे।
ना। रोजगार में भी क्या हो रहा है, जैसे एक आजकल हम देखें तो एक नौकरी, जैसे अगर एक पद है तो उस एक पद पे लगभग 1000 कैंडिडेट से ऊपर ही मिलेंगे आपको। एक मतलब अगर कोई सी अगर वैकेंसी निकली और उस वैकेंसी में 460 अगर कोई से पद हैं तो उन 460 पदों के लिए लगभग लाखों फॉर्म भरा जाते हैं। इसी से ही क्या दिख रहा है, रोजगार में कहीं ना कहीं हानि दिखेगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, रोजगार देने में उतनी ही परेशानी या रोजगार मिलने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी आएगी, है ना। तो ये और भी पॉइंट हैं इनमें, लेकिन ये आपके मेन पॉइंट हैं। जनसंख्या विस्फोट को समझाइए और इससे होने वाली हानियां लिखिए, ठीक है। और अब आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि ये वाला क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इस क्वेश्चन को अहम ना पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधे दंपतियों में संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियां लिखिए। बंधे दंपत्ति मीन्स पहले आप ये मीनिंग समझ लें पूरा। मैं साइड में लेके चल रहा हूँ आपको, इधर थोड़ा सा मतलब खाली जगह जहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लें आप कि जो बंधे दंपत्ति होते हैं, बंधे दंपत्ति वो होते हैं जिनमें मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु, दोनों के बनने की प्रक्रिया समान होती है, दोनों की संख्या समान होती है, क्रोमोसोम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस दिक्कत कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन की। हाँ, काय में दिक्कत होती, फर्टिलाइजेशन। मतलब कहीं ना कहीं जो वीकनेस होती है वो जो फीमेल होती हैं, मादाएं होती हैं, उनकी फेलोपियन ट्यूब में वीकनेस के कारण ये कंडीशन बनती है ना। फेलोपियन ट्यूब आपको याद आ रहा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। ओवरी भी 2 होती हैं और फेलोपियन ट्यूब भी 2 होती हैं, है ना। इस फेलोपियन ट्यूब के ऊपर क्या लगी होती है, फिम्बरी। ये भी बताया था मैंने, फिम्बरी क्या होती है, एक हाथ जैसी रचना होती है ना, ठीक है। और ये क्या होती है कि जब ओवरी में अंडाणु बनता है ना, ओवरी में ओवम बनता है, तो फिम्बरी के द्वारा खींचकर उसे कहाँ पहुंचा दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। फिर क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ, शुक्राणु के साथ, वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। और फिर ये फेलोपियन ट्यूब से कहाँ जाता है, यूटेरस में। यूटेरस मतलब गर्भाशय में, और गर्भाशय में क्या होता है, फिर ये जाइगोट जो होता है, मतलब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट मतलब युग्मनज बनेगा, है ना। यही जाइगोट क्या होगा, यूटेरस में जाएगा, गर्भाशय में, और वहां पर क्या होगा, इसका फिर बाद में डेवलपमेंट होगा, विकास यहीं पे होगा, है ना। कहाँ होगा विकास, उसका गर्भाशय में, है ना। तो ये एक सामान्य सी प्रोसेस है कि ओवरी में ओवम बनेगा, ठीक है। फिर फिम्बरी के द्वारा उसको ग्रेस्प कर मतलब खींचकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वो फर्दर प्रोसेस होगी कि वो वहीं पे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद वो ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुंचेगा, यूटेरस में, और यूटेरस मतलब गर्भाशय में फिर क्या होगा, उसका विकास होगा। तो ये एक सामान्य सी प्रोसेस है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत 3 तरह से आती है ना। पहली दिक्कत कहाँ आती है कि कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनमें फिम्बरी जो होती है वो वीक होती है, ठीक है। कुछ में ये होता है कि फेलोपियन ट्यूब की वीकनेस चलती है,
ठीक है। और कुछ में कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी जाइगोट नहीं बनता, है ना। तो इन तीनों विधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहली मैं आपको फेलोपियन ट्यूब के बारे में बताऊंगा। फेलोपियन ट्यूब की वीकनेस के कारण क्या होगा, है ना। फेलोपियन ट्यूब की वीकनेस होगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। फेलोपियन ट्यूब की वीकनेस जब होगी तो मैंने क्या बताया कि ओवरी में क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है ना। ओवरी में क्या बन रहा है, अंडाणु, ओवम बन रहा है, वो फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है। और जब फेलोपियन ट्यूब की ही वीकनेस रहेगी तो क्या होगा, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। या हम ये बोल सकते हैं कि ओवम अगर पहुंच भी गया तो स्पर्म नहीं पहुंचेगा क्योंकि वीकनेस है। और अगर फेलोपियन ट्यूब की वीकनेस रहेगी तो फिम्बरी की भी रहेगी, क्योंकि फिम्बरी क्या है, उसके बाहर जुड़ी हुई है। सिंपल है, अगर आपके शरीर में वीकनेस है, सिंपल, तो आपके हाथों और पैरों में तो दम नहीं रहेगी, है ना। तो फिम्बरी भी क्या है, फेलोपियन ट्यूब से आगे की ओर जुड़ी हुई है। तो मतलब फेलोपियन ट्यूब में वीकनेस है तो मतलब क्या, फिम्बरी में भी वीकनेस है ना। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अब इसमें दोनों कंडीशन बनती है ना। ध्यान से सुनना, एक कंडीशन ये बनती है कि ओवम तो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है लेकिन स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है, ना तो ओवम पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब तक और ना ही स्पर्म पहुंचेगा फेलोपियन ट्यूब तक, है ना। दूसरी कंडीशन ज्यादा असरदार होती है इसमें, है ना। मतलब दोनों ही नहीं पहुंच रहे। अब दोनों नहीं पहुंच रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। अब मेन जो है वो मेन क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही में आगे की प्रोसेस क्या होगी, इसमें स्टार्ट होगी, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए टेक्निक होती है आईवीएफ। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड ज्यादा सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी का, है ना। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, परख नली शिशु। ठीक है ना। आईवीएफ को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसका मीनिंग समझना, इन विट्रो, देखो दो वर्ड यूज होते हैं बायो में, एक होता है इन विट्रो जो मैंने लिखा है, और एक होता है इन वीवो, है ना। वीवो मोबाइल नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग मोबाइल समझ लो, है ना। ये टर्म है, ठीक है। तो इन विट्रो होता है कि कोई प्रोसेस जो है वो कोशिका के बाहर हो, मतलब वो प्रक्रियाएं जो कोशिका के अंदर चलती हैं लेकिन हम उन्हें बाहर कर सकें ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। ठीक है। और इन विवो क्या रहेगा कि हम इन विवो मतलब कोशिका के अंदर ही उस प्रक्रिया को चेक करेंगे। समझ में आ गया। इन विट्रो मतलब कोशिका के बाहर उस प्रक्रिया को देखना, इन विवो मतलब कोशिका में ही या कोशिका के अंदर ही उस प्रक्रिया को देखना। अब इस इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, मेल के स्पर्म लेते हैं और फीमेल का ओवम लेते हैं। कहां लेते हैं, इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्या, मतलब बाहर, है ना, बाहर, है ना। और बाहर ही क्या होता है, इस स्पर्म और इन ओवम का एक स्पर्म नहीं रहेगा, है ना, लाखों स्पर्म रहेंगे, ओवम भी एक नहीं रहेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी चेक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी चेक होती है। ठीक है, तो मतलब स्पर्म जो रहेंगे उनकी संख्या भी ज्यादा रहेगी और ओवम जो रहेंगे इनकी संख्या भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये होती है कि इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। ये पूरी प्रोसेस कहां हो रही है, बाहर, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी प्रोसेस अभी कहां चल रही है, बाहर। अब ये जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट को क्या होगा, बाहर ही डेवलप होने देंगे।
कब तक? जब तक ये 32 सेल तक डेवलप ना हो जाए। 32 सेल मतलब ये नहीं तो टूट के गिरी थी। 32 सेल मतलब क्या रहेगा कि देखो, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तभी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से तभी क्या होगा? संतान बनेगी। तो जाइगोट में क्या होगा? डेवलपमेंट कब होगा? जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, है ना। कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो मतलब कितनी होगी? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे क्या होगा? कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, है ना। जब ये 32 सेल में डेवलप हो जाएगा, मतलब ये 32 सेल का जाइगोट हो जाएगा, तब क्या करेंगे? इसे डायरेक्ट फीमेल के यूटरस में इम्प्लांट कर देंगे, मतलब फीमेल के गर्भाशय में डायरेक्ट उसको इम्प्लांट कर देंगे। समझ में आया? वहीं पर ही क्या होगा? फिर इसका अगला डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इसे बोलते हैं आईवीएफ। ठीक है, ये टेक्निक क्या होती है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। इस टेक्निक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। पहले क्या होगा इस टेक्निक में कि स्पर्म और ओवम लेंगे बाहर, ठीक है। फिर सेकंड क्या रहेगा कि जब जो जाइगोट बनेगा ये भी बाहर बनेगा, और ये जाइगोट जब 32 सेल तक डेवलप हो जाएगा तब इसे क्या करेंगे? फीमेल के यूटरस गर्भाशय में इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, समझ में आओ कि नहीं आयो? ठीक, अब दूसरी प्रोसेस बताऊंगा मैं, है ना। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है गिफ्ट, है ना। गिफ्ट वो नहीं है जो आप लोग लेते हो, ठीक है। ये टेक्निक दूसरी है, ठीक है, बायो में। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ना। आप लोग समझें, ये पूरी आपको लिखा हुआ मिलेगा सब, अभी आप केवल समझें। गिफ्ट की पूरी वो क्या होगी? फुल फॉर्म गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, है ना। इस टेक्निक को कब यूज करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है कि जो अंदर एनवायरनमेंट होता है स्पर्म के लिए वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक मतलब क्षारीय एनवायरनमेंट होता है। तो उस क्षारीय एनवायरनमेंट में कभी कभी क्या होता है? स्पर्म सरवाइव नहीं कर पाता। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तीसरी कंडीशन ये हो रही है कि ओवम भी नहीं जा रहा है ना। और चौथी कंडीशन कहाँ बनेगी? क्योंकि ये सभी कंडीशन क्यों बन रही है? क्योंकि फिम्बरी क्या है? वीक है ना। फिम्बरी क्या करेगी? स्पर्म और ओवम को कहाँ लेकर जाएगी? फेलोपियन ट्यूब में। और जब अगर फिम्बरी वीक है तो ये पूरी कंडीशन बनेगी, है ना। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? कि ओवम भी नहीं जाएगा ना स्पर्म जाएगा, मतलब दोनों ही नहीं जाएंगे। तब क्या होगा? मतलब फेलोपियन ट्यूब ठीक है, बस किसकी वीकनेस आ रही है? फिम्बरी की। अब उस फिम्बरी की वीकनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, है ना। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब इस गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है? हमने देखो आईवीएफ में क्या किया था कि स्पर्म और ओवम को कहाँ लिया था? बाहर लिया था, है ना। बाहर ही हमने जाइगोट बनाया, बाहर ही हमने उसको 32 सेल तक डेवलप किया, फिर हमने उसको यूटरस में इम्प्लांट किया। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक चेंज कर देंगे हम। क्या चेंज करेंगे कि हम क्या करेंगे? स्पर्म और ओवम को एक कैथेटर में लेंगे। देखो कैथेटर क्या होता है? एक सुई जैसा होता है। जैसे हम सिंपल डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें इंजेक्शन लगाता है, ऐसा ही एक कैथेटर होता है। उस कैथेटर में क्या करते हैं इस टेक्निक में कि पहले हम क्या करते हैं? स्पर्म लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं? ओवम, है ना। हमने क्या लिया? दोनों को लिए। ध्यान से सुनना, इस कैथेटर में क्या करेंगे? दोनों लेंगे, स्पर्म भी लेंगे और ओवम भी लेंगे, और उन दोनों को हम कहाँ भेज देंगे? डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में। समझ में आ गया? मतलब हमने क्या किया? फिम्बरी में जो वीकनेस आ रही थी
है ना, उस फिम्बरी की वीकनेस को हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। मतलब हमने फिम्बरी तक ना जाके हमने डायरेक्ट स्पर्म और ओवम को कहाँ भेज दिया, हमने फेलोपियन ट्यूब में। बाकी फेलोपियन ट्यूब ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, जाइगोट बन ही जाएगा, बाकी वो गर्भाशय तक पहुंच ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये दूसरी टेक्निक है कौन सी, गिफ्ट की, है ना। इसमें आपको क्या करते हैं, गिफ्ट कर देते हैं स्पर्म और ओवम, किसको, फेलोपियन ट्यूब को, कि लो भाई, है ना, आप फर्टिलाइजेशन करवाओ और गर्भाशय तक पहुंचाओ। ठीक है, इसलिए हम इसे गिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें तीसरी टेक्निक और सुनिए। तीसरी टेक्निक होती है जिफ्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये भी टेक्निक लगभग जो होती है वो कैसी होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी के जैसी होती है ना। किसके जैसी होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी के जैसी। बस इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है कि किन्हीं कारणों से जाइगोट डेवलप नहीं होता। कहाँ डेवलप नहीं होता, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। क्या डेवलप नहीं होता, जाइगोट। तो इसमें सिंपल क्या करते हैं, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब बेबी में करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं बाहर ही। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी बता रहा हूं मैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे 32 सेल तक बनने देते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, जिफ्ट में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि हम क्या लेंगे, जिफ्ट में स्पर्म और ओवम लेंगे। ठीक है, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट जैसे ही बनेगा, इसको हम डायरेक्ट कहां डाल देंगे, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। या तो फेलोपियन ट्यूब में या यूटेरस में। ठीक है, बाकी का जो डेवलपमेंट होगा इसका, या तो फेलोपियन ट्यूब से वो डायरेक्ट ट्रेवल करके यूटेरस तक चला जाएगा, या यूटेरस में ही अगर भेजेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, तो वो वहां पर उसका क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। समझ में आया, थोड़ी सी टेक्निक चेंज है। हम टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, उसको 32 सेल तक डेवलप होने देते हैं बाहर, जाइगोट को। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जाइगोट को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे बस। बाकी और कोई चेंज नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी और जिफ्ट में। ठीक है, तो ये तीनों टेक्निक हैं जिनके विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको इसके आंसर को समझा रहा हूं। ठीक है, पहली टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। इसे हम आईवीएफ कहते हैं, ये मैंने समझाया था आपको अभी। ठीक है, आईवीएफ निषेचन की एक प्रक्रिया है जिसमें अंडे से शुक्राणु का पात्रे अर्थात प्रयोगशाला डिश में संयोजन कराया जाता है ना। इस प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम होने वाली माता को मासिक धर्म के तुरंत पश्चात पुटिका उत्प्रेरक हार्मोन, है ना, कौन सा हार्मोन देंगे, पुटिका उत्प्रेरक हार्मोन। इसे हम एफएसएच कहते हैं। ये मैंने आपको टर्म बताया था, है ना,
पुटिका उत्प्रेरक हार्मोन दिया जाता है, जिसके कारण सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली एक द्वितीयक अंडक कोशिका की बजाय अनेक द्वितीयक अंडक कोशिकाएं बन जाती हैं। जब कई पुट्टिकाएं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, एक अंडाणु नहीं लेंगे हम, अंडाणु कितने लेंगे, बहुत सारे अंडाणु लेंगे। तो हमने क्या किया, एफएसएच यूज किया। एफएसएच यूज करने से क्या होगा, एक अंडाणु नहीं बनने की बजाय कई सारे अंडाणु इसमें बनेंगे, है ना। और जब कई पुट्टिकाएं उपयुक्त आकार ग्रहण कर लेती हैं, तब नाभि के निकट एक छोटा चीरा लगाकर उत्प्रेरित पुटिकाओं से द्वितीय कंडक कोशिकाओं का चूषण करके, मतलब खींचकर, उन्हें शुक्राणुओं से युक्त एक विलयन में स्थानांतरित कर देते हैं। जहां उनका निषेचन होता है ना। इसके बाद इसको यहां से लिखना है, रेड पेन से लगा रहा हूं, टेक। आईवीएफ विधि द्वारा प्राप्त युग्मनज जब आठ या 16 कोशिका अवस्था में पहुंच जाता है, आप यहाँ पे 32 लिखे हैं ना, 32 कोशिका ही लेते हैं, 32 कोशिका अवस्था लिखिए डायरेक्ट, है ना। 32 कोशिका अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे गर्भाशय में आरोपण एवं आगे की वृद्धि हेतु प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक थी, आईवीएफ ना। आईवीएफ में क्या करते हैं, पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच हार्मोन लगाते हैं। उस एफएसएच हार्मोन को लगाने से क्या होता है, एक अंडाणु की बजाय कई अंडाणु बन जाते हैं, जिन्हें क्या करते हैं, शुक्राणुओं के द्वारा बाहर निषेचन कराते हैं। ठीक है, और फिर जब जो युग्मनज है जाइगोट बन जाता है ना, उस जाइगोट को क्या करते हैं, डायरेक्ट गर्भाशय में आरोपित या इम्प्लांट कर देते हैं, जहां उसकी वृद्धि आगे होती है। ठीक है, इसकी सेकंड मेथड है कौन सी, गेमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, गिफ्ट, गेमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इस विधि में गर्भधारण की सामान्य प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए भावी माता की गर्भाशयी नलिका में
शुक्राणु एवं द्वितीयक अंडक कोशिका का सम्मिलन कराया जाता है। यदि माता के जनन मार्ग में अधिक अम्लीयता अथवा अपर्याप्त म्यूकस जैसी प्रतिकूल दशाएं हों तो यह विधि इन प्रतिकूल दशाओं से बचकर निकलने का एक रास्ता है ना। फिर क्या करते हैं, यहां से लिखिएगा, ये नारंगी कलर का पेन चल रहा है। इन द्वितीयक अंडक कोशिकाओं को चूषित्र द्वारा निकाल कर, मतलब बाहर निकाल कर, इसे हम कैथेटर कहते हैं ना, जिसके द्वारा हम निकालेंगे, शुक्राणुओं से युक्त विलयन में मिश्रित करके तुरंत माता की गर्भाशयी नलिका में सन्निविष्ट करा देते हैं, मतलब भेज देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। भाग्य से नलिका के अंदर एक अंडाणु का निषेचन हो जाता है ना। इसे हम क्या कहते हैं, गिफ्ट। ठीक है। तीसरी प्रोसेस है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट। इसमें भी क्या रहेगा, देखो आगे लिखा है, यह भी आईवीएफ का ही एक परिवर्तित रूप है ना। कैसा परिवर्तित रूप है? इस प्रक्रिया में भी भावी माता के द्वितीयक अंडक कोशिका प्राप्त करके उसे प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ संयोजन कराया जाता है। अब निषेचित अंडक कोशिका को जिसे युग्मनज कहते हैं, चौबीस घंटे के अंदर गर्भाशयी नलिका अर्थात फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं, है ना। सिंपल टेक्निक है ना, सिंपल। इसमें भी आईवीएफ जैसी टेक्निक है, बस उसे क्या कर रहे हैं, 32 सेल तक डेवलप नहीं कर रहे हैं। उस जाइगोट को हम फेलोपियन नलिका, गर्भाशय नलिका में डायरेक्ट भेज देते हैं, है ना। वहां पर क्या होगा, वो ट्रेवल करता हुआ गर्भाशय तक पहुंच जाएगा और गर्भाशय तक पहुंच के फर्दर डेवलपमेंट उसका गर्भाशय में होगा।